दिलचस्प लंदन टावर ब्रिज अब भी परफेक्टली काम करता है, जो साल में लगभग 800 बार ब्रिज को खोलता और नीचे करता है। कोई पैदल चलने वाले इस हाई लेवल वॉकवेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलो उन्हें हटा देता हूँ। ओह नो, यहाँ क्या हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले इन इंजन रूम्स में छिपे सीक्रेट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं सबसे सिंपल ब्रिज डिजाइन को जो खुल सकता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर जो सीधे ब्रिज लीव्स को घुमाता है। हालांकि ब्रिज के वजन के बड़े अंतर के कारण इलेक्ट्रिक मोटर को लीव को उठाने और नीचे करने में स्ट्रगल्स करना पड़ता है। वजन के इम्बैलेंस की समस्या को सॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने ब्रिज के दूसरे सिरे पर एक भारी काउंटर वेट लगाया। ओ नो, अब ब्रिज फंस गया है। इंजीनियर्स को काउंटर वेट के मूवमेंट को अकोमोडेट करने के लिए फाउंडेशन ब्लॉक को मॉडिफाई करना पड़ा। उन्होंने फाउंडेशन ब्लॉक में बड़े चैम्बर्स बनाए। नतीजतन ब्रिज को आसानी से उठाया और नीचे किया जा सकता है। ब्रिज का मूवेबल हिस्सा बैस्क्यूल के रूप में जाना जाता है। ये बैस्क्यूल्स इन विशाल शाफ्ट्स पर पिवटेड होते हैं और इन बेयरिंग्स के माध्यम से जमीन से सिक्योर होते हैं। हम बाद में इन विशेष बेयरिंग्स का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे। असल में दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर इतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो ब्रिज को उठा सके। वे मैसिव बैस्क्यूल्स को उठाने में स्ट्रगल करते हैं, जिनका वजन प्रत्येक 1200 टन से ज्यादा है। आप सॉल्यूशन जानते हैं, बस मोटर और ब्रिज के बीच में एक ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस करें। इंजीनियर्स ने एक और अधिक सीधा सॉल्यूशन ढूंढा। मोटर की रोटेशनल पावर को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, जिसके लिए एक एक्सियल पिस्टन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रेशराइज्ड फ्लूइड आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स वैल्यू को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट से हम सभी परिचित हैं, जो दिखाता है कि इनलेट पर 1 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन तक अन्य छोर पर बढ़ाया जा सकता है। अब आता है इस प्रोजेक्ट का मेन हीरो, हाइड्रोलिक मोटर। जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर्स बिजली पर काम करते हैं, उसी तरह हाइड्रोलिक मोटर्स हाई प्रेशर वाले लिक्विड की बदौलत काम करते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड पिस्टन्स इस सेंट्रल ब्लॉक के अंदर रखे जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि नॉर्मल पिस्टन्स के विपरीत ये पिस्टन्स थोड़ा सा स्विवल कर सकते हैं। आने वाला हाई प्रेशर वाला लिक्विड इन पिस्टन्स को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे स्प्रिंग कंप्रेस होती है और लिक्विड कम दबाव वाला बन जाता है। कृपया एनिमेशन को फिर से देखें। पिस्टन मूवमेंट के कारण सेंट्रल ब्लॉक थोड़ा सा रोटेट होता है। जब पिस्टन मूवमेंट रिपीट होता है तो सेंट्रल ब्लॉक एक पूरा चक्कर लगा लेता है। मोटर के आउटलेट पर लो प्रेशर वाला लिक्विड कलेक्ट किया जाता है। ये हाइड्रोलिक मोटर विशेष रूप से रेडियल पिस्टन हाइड्रोलिक मोटर के रूप में जाना जाता है। इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत धीरे रोटेट करता है, लगभग 100 से 200 आरपीएम के बीच। इलेक्ट्रिक मोटर की आरपीएम 2000 होती है। जब हाइड्रोलिक मोटर की तरफ स्पीड लगभग 1/20 हो जाती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार टॉर्क 20 गुना बढ़ जाती है। ये एक बड़े अमाउंट में टॉर्क मल्टीप्लिकेशन है। हालांकि टॉर्क मल्टीप्लिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हाइड्रोलिक मोटर से इंजीनियर्स ने एक ड्राइव शाफ्ट को एक्सटेंड किया। पिनियन गियर, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, मैकेनिज्म का अगला महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इंजीनियर्स ने पिनियन गियर को ड्राइव शाफ्ट के अंत में फिट किया। अब पिनियन गियर एक बहुत बड़े गियर, एक रैक को चलाता है। यह आगे स्पीड को कम करता है और टॉर्क मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाता है। रैक को सीधे बैस्क्यूल से फिट किया गया है। इस प्रकार का हाईली एम्प्लीफाइड टॉर्क बैस्क्यूल को रोटेट करने में सक्षम होगा। आइए अब इन यूनिक बहुत बड़े बेयरिंग्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें ट्रूनियन बेयरिंग्स के रूप में जाना जाता है। इनका इस्तेमाल बैस्क्यूल्स के मेन शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। लंदन टावर ब्रिज आज भी उन्हीं बेयरिंग्स का इस्तेमाल कर रहा है जो 130 साल पहले इंस्टॉल किए गए थे। ये कैसे पॉसिबल है कि वे इतने लंबे समय तक टिके रहे, जबकि भारी लोड वाले इक्विपमेंट के बेयरिंग्स आमतौर पर आसानी से डैमेज हो जाते हैं? जैसे ही पिनियन गियर काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है,
बैस्क्यूल आराम से नीचे उतरता है, अपना पूरा वजन ट्रूनियन बेयरिंग पर ट्रांसफर करता है। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही बैस्क्यूल अपनी अंतिम स्थिति तक पहुंचता है और धीरे से रेस्टिंग ब्लॉक को टच करता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है। अगर पिनियन गियर रोटेट होना जारी रखे तो क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और खुद से इसके परिणाम को प्रिडिक्ट करने के लिए एक पल लें। रोटेशन जारी रखने से बैस्क्यूल को और नीचे दबाया नहीं जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग ब्लॉक एक बैरियर के रूप में काम करता है। बैस्क्यूल के लिए बचा हुआ एकमात्र ऑप्शन है कि रेस्टिंग ब्लॉक को नया पिवट पॉइंट बनाकर वो थोड़ा ऊपर उठे। आइए वापस जाकर फिर से मोशन की स्टडी देखें। ध्यान दें कि बेयरिंग शाफ्ट और बेयरिंग के बीच एक क्लियर गैप का फॉर्मेशन होता है। यही कारण है कि मूल ट्रूनियन बेयरिंग्स अभी भी बिना किसी समस्या के ठीक से काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट, नॉर्मल ब्रिज की स्थिति में बैस्क्यूल्स बेयरिंग पर नहीं टिके होते, बल्कि पॉल्स रेस्टिंग ब्लॉक पर और दूसरे बैस्क्यूल के नोज के सपोर्ट पर टिके होते हैं। बेयरिंग केवल उठाने और नीचे करने के दौरान सड़क का लोड उठाता है। ये बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग डिजाइन है, जिसकी वजह से 100 साल पहले लगाए गए मूल बेयरिंग्स आज भी इस्तेमाल में हैं। हमने सॉलिडवर्क्स फाइल्स के सभी 3D प्रिंट किए और एक मिनी लंदन टावर ब्रिज बनाया। मैं बैस्क्यूल को नीचे कर रहा हूं। बैस्क्यूल धीरे से रेस्टिंग ब्लॉक को टच कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर मैं पिनियन गियर को रोटेट करना जारी रखूं तो मैजिक होता है। शाफ्ट बेयरिंग से ऊपर उठ जाता है। एक बार जब दोनों बैस्क्यूल्स हॉरिजेंटली अलाइंड हो जाते हैं तो नोज बोल्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वे हाइड्रोलिकली एक्टिवेट होते हैं और अगले बैस्क्यूल के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। इसके बाद बैस्क्यूल के पिछले सिरे को कुछ पॉल्स की हेल्प से लॉक किया जाता है। पॉल्स भी हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। अब व्हीकल ट्रैफिक फिर से शुरू हो सकता है। अगर हम कैमरा नीचे की ओर घुमाएं तो आप एक सीक्रेट चैम्बर देख पाएंगे। ये बैस्क्यूल चैम्बर है। ये बहुत बड़े हैं। जब ब्रिज खुलता है तो काउंटर वेट इस रीजन में नीचे आता है। यही टावर ब्रिज का इंजन रूम है। हमारी एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल किया गया इंजन रूम सिंपल दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमने सिंप्लिसिटी के लिए हाइड्रोलिक पंप और मोटर के बीच कंट्रोल वॉल्व्स और अन्य सभी कंट्रोल डिवाइसेस को छोड़ दिया था। वास्तव में टावर ब्रिज सस्पेंशन और बैस्क्यूल एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। ब्रिज के दोनों सिरों पर आप एक सुंदर सस्पेंशन ब्रिज देख सकते हैं। कुल 240 मीटर लंबाई में से 164 मीटर को सस्पेंशन ब्रिज द्वारा सहारा दिया गया है। ये स्टाउट रिटेल चेन सस्पेंशन रॉड्स के माध्यम से ब्रिज के सस्पेंशन पार्ट का लोड उठाता है। इस ब्रिज के पीछे के इंजीनियर्स ने एक और स्मार्ट डिजाइन चॉइस बनाया। उन्होंने नहीं चाहा कि ब्रिज के ऑपरेशन के दौरान पैदल यात्रियों का फ्लो रुके, इसलिए उन्होंने ये हाई लेवल वॉकवेज बनाए। ये वॉकवेज पैदल यात्रियों को इन सीढ़ियों के माध्यम से टावर चढ़ने और आसानी से ब्रिज पार करने की अनुमति देते हैं, जबकि बैस्क्यूल्स अभी भी खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। असल में ब्रिज को खोलने और नीचे करने में 5 मिनट से कम समय लगता है, इसलिए अधिकांश पैदल यात्री 5 मिनट इंतजार करना चुनते हैं बजाय टावर्स पर चढ़ने के। मुझे प्रोफेसर जॉफ्रे हार्टवेल से बात करने का मौका मिला, जो 1974 से टावर ब्रिज के इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में शामिल हैं। प्रोफेसर हार्टवेल, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि लंदन टावर ब्रिज के लिए हाई लेवल वॉकवेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वॉकवे असल में सिविल स्ट्रक्चर में योगदान देता है। तो जब ब्रिज नीचे होता है तो ये एक कन्वेंशनल कैंटिलीवर ब्रिज होता है, लेकिन जब ये ऊपर उठता है तो ये एक सस्पेंशन स्ट्रक्चर बन जाता है। टावर्स को वॉकवे में टेंशन के द्वारा संभाला जाता है, ठीक है, और फिर ये दोनों तरफ से एंकर्ड होता है। प्रोफेसर हार्टवेल ने जो बातें शेयर की वे दिलचस्प हैं। हाई लेवल वॉकवेज केवल पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए ही नहीं है, वे टावर्स पर काम कर रहे फोर्स को बैलेंस करने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं।
मेन केबल के तनाव के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए वॉकवे स्ट्रक्चर को एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करना चाहिए। वॉकवे के बिना टावर का ये पार्ट बेंट हो जाता और ये पार्ट टेंसाइल स्ट्रेस में होता, जिससे कुछ ही सालों के ऑपरेशन में क्रैक्स बनने लगती। टावर ब्रिज के ऑपरेशन के डिटेल्स को समझने के लिए चलिए कंट्रोल रूम में चलते हैं। ब्रिज खोलने के लिए पहला कदम हाइड्रोलिक पंप को शुरू करना और लिक्विड को प्रेशराइज करना है। ऑपरेटर अगले एक पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए जाता है। अब वो रेड ट्रैफिक सिग्नल को चालू करता है। जब वो 5वें और 6वें बटन्स को एक साथ दबाता है तो गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अगला वो नोज बोल्ट बटन दबाता है और आप जानते हैं कि क्या होता है। ये जॉयस्टिक ब्रिज के खुलने को कंट्रोल करता है। जब शिप पूरी तरह से पार हो जाता है तो ऑपरेटर ब्रिज को बंद कर देता है। कम्यूटर्स इस स्ट्रक्चर को किसी अन्य सड़क की तरह फील कर सकते हैं। केवल एस्फॉल्ट और स्ट्रक्चरल स्टील के डिटेल्स को देखकर आप 100 साल से भी ज्यादा पहले की गई इंजीनियरिंग की इंट्रिकसीज को अप्रिशिएट कर सकेंगे। जाने से पहले कृपया हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद।